हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडीज फॉर अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई के सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू को कंटिन्यू करेंगे। हम स्टैटिक जीके को कर रहे हैं। स्टैटिक जीके का हमने अभी तक 6 पार्ट है उनको कंटिन्यू किया है और हर पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चन है उनको देखा है। तो 300 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है और आज से 301 नंबर से स्टार्ट करेंगे और हमको 422 जो क्वेश्चन है उनको देखना है। तो इससे पहले के जो जो 6 वीडियोस आए हैं उनको आप देख लोगे, उसके बाद यहाँ आओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैंने उनमें एक्स्ट्रा जो स्टैटिक फैक्ट्स जो होते हैं उनको भी इंक्लूड किया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल अवार्ड से है कि अर्जुना पुरस्कार विजेता एस भास्करन जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो अर्जुना अवार्ड के बारे में आपको मैंने काफी डिटेल से पहले बताया भी है। तो यह जो है वो एस भास्करन वो जो बॉडी बिल्डर है। ये जो अवार्ड है ये 2018 की चीजें हैं। अर्जुना अवार्ड 2019 में ये मिला था। ठीक है। तो अर्जुना अवार्ड 2019 का है। तो ये करंट अफेयर का सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो याद रखना है, बस आपको अर्जुना अवार्ड के बारे में अब चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये जो अर्जुना अवार्ड है, ये अर्जुना अवार्ड है वो किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, सबसे पहला यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ऑलरेडी ये सवाल एक बार पीवाईक्यू में है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और यह जो अर्जुना अवार्ड है वो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है किसमें, तो स्पोर्ट्स में। तो पहला अवार्ड क्या होता है, तो पहला अवार्ड होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न का ही उल्टा जो है वो चेंज जो है वो नाम किया गया है। फैक्ट्स की हम बात करें तो अर्जुना अवार्ड जो है वो 1961 में स्टार्ट हुआ था। 1961 में अर्जुना अवार्ड स्टार्ट किया गया था। जो अर्जुन है महाभारत के एक आर्चर रहे हैं, तीरंदाज रहे हैं, उन्हीं को लेकर ये जो है वो अवार्ड उन्हीं के नाम पे जो है वो दिया गया है। ये अवार्ड जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है और यूजुअली ये अवार्ड जो है वो आपको राष्ट्रपति भवन में ही दिया जाता है। इसमें आपको पहले जो है वो 5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अभी इसमें आपको 15 लाख रुपए मिलते हैं। अवार्ड के रूप में 15 लाख जो है वो रुपए आपको मिलते हैं। ठीक है। इसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो जैसे ब्रोंज स्टैचू ऑफ अर्जुना आपको मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, आपको जो है वो सेरेमोनियल ड्रेस मिलता है एंड आपको कैश प्राइज 15 लाख का मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ध्यान ये रखना है ना कि ये अवार्ड आखिर मिलता ही क्यों है। तो मिलता आपको 4 इयर्स तक, 4 इयर्स तक आपको जो है वो कंसिस्टेंटली, मतलब कि आपको जो है वो कंसिस्टेंट आपकी बनी हुई होनी चाहिए। 4 ईयर तक लगातार आपने बहुत अच्छा यदि प्रदर्शन किया हो तो आपको ये अवार्ड जो है वो मिलता है। ठीक है। तभी आपको ये अवार्ड मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करें कि पहला जो अर्जुना अवार्ड है वो 1969 में जो दिया गया था, तो उसमें 20 स्पोर्ट्स पर्सन है उनको दिया गया था, जिनमें से कुछ यदि हम फेमस को हम बात करें तो सलीम दुरानी थे जो क्रिकेट से थे, जो कि सबसे ज्यादा क्रिकेट से ही सवाल आता है, तो इस कारण से क्रिकेट से याद रख लो। और हॉकी जो है उनको आप देख ले लो, प्रतिभा पाल सिंह थे। प्रतिभा पाल सिंह हॉकी से मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 24 में 35 जो एथलीट्स हैं उनको मिला है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू याद रिमेम्बर एवरीथिंग। सो बस इतना ही आपको इस बारे में याद रखना है। बाकी खेल रत्न जो अवार्ड है वो 4 लोगों को मिला है, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश। तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 ईयर जो कंसिस्टेंट यदि आपको परफॉर्मेंस रहता है तभी आपको ये मिलता है। तो यही आपको यहाँ से ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमसे पूछा रहा है कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रो से है। आसान सा सवाल है, करंट अफेयर से जोड़ के पूछा गया था। तो नीरज चोपड़ा है ने उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 87.58 मीटर फेंका था भाला। और अभी रिसेंट में इन्होंने अपना जो है वो 90 के पार जाने वाले अपना 90 का पार इन्होंने पहली बार ये गए हैं। तो ये भी एक जो है वो फैक्ट अच्छा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही है। ऑप्शंस एक एक करके आएंगे, थोड़ा सा स्लाइड में मिस्टेक हुई है। तो बहुत अच्छा ये सवाल है, खेल रत्न के बारे में आपसे पूछा रहा है। आई थिंक 2019 के आसपास का ये सवाल है। पहला आपसे पूछ रहा है सवाल 2019 नहीं, 2022 19 या 20 का ऐसा ही था, उसमें पूछा गया है। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द इंडिया ऑन 29 अगस्त।
29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, ये बोला जा रहा है। तो यस, 29 अगस्त को ही ये जो खेल रत्न दिवस है वो मनाया जाता है। आप मुझे बताओ कि इस दिन ही क्यों मनाया जाता है? तो हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसी दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, दैट्स व्हाई हम इसको मनाते हैं। तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, तो यस, इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करते हैं, तो यस, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही ये जो सम्मान है, खेल रत्न जो सम्मान है वो दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा तीन स्टेटमेंट टोटल सही हो गया। अब एक दो तीन, और फिर एक दो तीन तो सही है ही, चौथा का कोई ऑप्शन बच रहा है? यहाँ से नहीं बच रहा है, तो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा, यदि आपको ये आ भी नहीं रहा है कि 2019 में मैरी कॉम को खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो नहीं। ठीक है, मैरी कॉम को पद्म विभूषण मिला है, ना कि खेल रत्न मिला है। ठीक है, उन्हें खेल रत्न जो है वो 2009 में ऑलरेडी मिल चुका है। मैरी कॉम को 2009 में खेल रत्न ऑलरेडी मिल गया था, तो ये एक सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डेविस कप के संबंध में, डेविस कप का जो संबंध है वो किस खेल से? तो हमने ऑलरेडी काफी डिस्कस कर लिया है इन सब के बारे में, काफी डिटेल से मैंने बताया है। तो डेविस जो है वो टेनिस से रिलेट करता है, टेनिस टूर्नामेंट है, और वो भी किसका? पुरुष का, मेंस जो होते हैं ना, मेंस जो टेनिस के होते हैं उनसे ये रिलेट करता है। निक नेम इसका होता है वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस। यही आपको फीमेल वाली जब पूछा जाए तब आपको क्या ध्यान रखना है? फीमेल वाली जब भी आपसे पूछा जाए तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, बिली बिली जिन किंग, बिली जिन किंग कप इसको कहा जाता है। वुमेन का जो इक्विवेलेंट कप है वो बिली जिन किंग कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है कि यॉर्कर जो शब्द है तो वो किस खेल में है? तो यॉर्कर जो है वो ये मेंस का सवाल है। आई थिंक 2000 कोरोना के, हाँ कोरोना के टाइम का ही है, तो 2020 का ही ये सवाल है। यॉर्कर को क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित ये यॉर्कर है। किंग ऑफ यॉर्कर जो है वो लासिब मलिंगा को बोलते हैं, जसप्रीत बुमराह को बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है दीपक दीपक पुनिया, तो रेसलिंग से है। हर कोई जानता है कि कुश्ती करते हैं, तो रेसलिंग आपको दीपक पुनिया जो है वो याद रखना है। पहलवान है, 89 केजी फ्री स्टाइल में ये इन्होंने गोल्ड सिल्वर मेडल जीता था 2019 का वर्ल्ड चैंपियनशिप में। नेक्स्ट सवाल है कि लोवर जो है वो किससे संबंधित है? लोवेर कप। ठीक है, लोवेर कप किससे संबंधित है? तो जो लावेर कप है वो संबंधित है टेनिस से। लावेर कप जो है वो टेनिस टूर्नामेंट है, और पुरुषों का इंडोर हाई कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है, जो कि टीम यूरोप वर्सेस टीम ऑफ वर्ल्ड के द्वारा खेला जाता है इन दोनों के बीच में। इनको लॉर्ड रेबर भी कहा जाता है। ठीक है, रॉड लेबर भी कहा जाता है। तो टेनिस आपको ध्यान रखना है। कुछ टेनिस के और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं तो टेनिस में सबसे पहला आता है डेविस कप। डेविस कप जो मेंस का है, डेविस कप जो होता है वो मेंस, जो टेबल टेनिस होता, टेबल टेनिस बोल रहा हूँ, टेनिस जो होता है मेंस टेनिस को डेविस कप कहा जाता है। बिली जिंग किंग जो कप है, जिसको फॉर्मली फेड कप कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम जो है वो बिली जिंग किंग के नाम पे रख दिया गया है। ये वुमेन्स वाला हो गया। उसके बाद 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, देन फ्रेंच, तब विंबलडन, तब यूएसए। उसके बाद होपमैन कप होता है, होपमैन कप, याद रखिएगा, होपमैन, होपमैन जो कप होता है ये हो गया। उसके बाद लावेर, तो आपको मैंने यहाँ पे बताया ही है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि सेबेस्टियन वेटले, सेबेस्टियन वेटले जो है वो किस खेल से संबंधित है? सेबेस्टियन वेटले जो है वो फॉर्मूला वन जो रेसिंग है उससे संबंधित है, फॉर्मूला वन रेसिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, फॉर्मूला वन। और ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं, और करंट अफेयर से रिलेट करके ये सवाल जो है वो पूछा गया था। नेक्स्ट है कि एंकर जो शब्द है, ये शब्दावली जो एंकर यूज होती है वो किस खेल में यूज होती है? तो एंकर जो होती है ना, वो रिले रेस में यूज होती है। रिले रेस जो होता है ना उसमें एंकर जो है वो यूज किया जाता है, रिले रेस में। टीम का जो जैसे रिले रेस होता क्या है ना, कि ऐसे रेस हो रही है तो इसमें 4 व्यक्ति होते हैं, 4 हो 3 हो जो भी हो। तो मान लिया कि ये ए नंबर का है, वो दौड़ता हुआ पहुंचेगा कहाँ? बी नंबर पे। बी नंबर का जो व्यक्ति है वो दौड़ता हुआ पहुंचेगा सी नंबर पे।
ठीक है। बी नंबर वाला सी नंबर पे पहुंचेगा और सी नंबर वाला जो व्यक्ति होगा वो लास्ट यहाँ पे पहुंचेगा। तो तीन व्यक्तियों का मान लिया ये दौड़ रहा है। ठीक है, तीन व्यक्तियों का ये दौड़ रहा है, सी वाला लास्ट नंबर पे पहुंचेगा जाके। तो यहाँ पे ना इसके पास एक डंडा होता है। ये डंडा इसका होता है जिसको हाथ में लेकर दौड़ना होता है और बी को देना होता है, बी दौड़ेगा, सी को देगा, सी दौड़ेगा, ए के पास पहुंच जाएगा तो रेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं बैटन। इसको कहा जाता है, ये जो डंडा होता है इस डंडे को बैटन कहा जाता है। और ये जो लास्ट वाला व्यक्ति है ना, ये लास्ट वाला जो व्यक्ति नंबर सी है, पर्सन नंबर सी है, इसी को बोलते हैं कि ये एंकर है। इसी को बोलते हैं कि ये एंकर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बैटन आपको ध्यान रखना है, बैटन भी। बैटन क्या है? BATON होता है। तो बैटन जो है वो एक ये जो डंडा होता है इसी को बैटन जो है वो कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रखना है, रिले रेस से रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एंकर जो शब्द है ना वो आपको एक और एंकर सुना सुना लग रहा होगा कि जब जहाज चलती है ना, पानी वाली जब जहाज चलती है तो उस जहाज को बांधने के लिए भी जमीन में एक एंकर गिराया जाता है, तो उसको भी एंकर ही कहते हैं। तो कैसा आपसे सवाल पूछा जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर से सवाल पूछा गया है, चेन मेंग जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस है, उससे संबंधित है। तो आपको ये ध्यान रखना है, चेन मेंग जो है वो किससे संबंधित है? तो वो टेबल टेनिस से रिलेट करती हैं। टेबल टेनिस जो खेल है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि सवाल जो है वो एग्जामिनेशन में देखा है मैंने। तो इसको ओल्ड नाम जो इसको था वो था पिंग पोंग। पिंग पोंग बोलते थे टेबल टेनिस का। तो और विक्टोरियन जो एरा है उससे इंग्लैंड में ये जो खेल है वो स्टार्ट हुआ था। जो टेबल टेनिस है वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। इसकी जो गवर्निंग बॉडी होती है इंटरनेशनल वाली उसको बोलते हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। और भारत में जो होता है उसको बोलते हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ओलंपिक में ये खेल ने डेब्यू किया था 1988 में। और नेशनल स्पोर्ट्स कहाँ का है? तो चाइना का ये नेशनल स्पोर्ट्स हो जाता है टेबल टेनिस। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बॉल का कलर भी पूछ लिया जाता है। तो बॉल का जो कलर होता है, कलर ऑफ बॉल जो होता है वो व्हाइट या ऑरेंज होगा। मैट फिनिश बॉल होती है। बाकी उतना डिटेल से नहीं जाना है, उतना पूछेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। कुछ शब्दावलियों की यदि हम बात करें तो पैडल या फिर रैकेट बोला जाता है, जिससे आप जो ऐसा कुछ रहता है जिससे बॉल को मारते हैं उसको जो है वो पैडल बोलो या फिर रैकेट बोलो। रैकेट बोलोगे तो वही रैकेट जो बैडमिंटन में भी रैकेट उसको कहा जाता है, उसी तरह से यहाँ भी है। ठीक है। उसके बाद पिन होल्डर ग्रिप होता है, अ वे ऑफ होल्डिंग द रैकेट, होल्डिंग करने का तरीका होता है। उसके बाद शेक हैंड ग्रिप, ये होल्डिंग द रैकेट एज इफ शेकिंग हैंड, जिस तरह से हाथ मिलाते हो उस तरह से जब रैकेट को पकड़ते हो। उसके बाद स्पिन होता है, इसमें टॉप स्पिन होता है, बैक स्पिन होता है, तो ये इसी से रिलेट करता है। उसके बाद चॉप है, चॉप मतलब एक डिफेंसिव शॉट, एक डिफेंसिव शॉट होता है। स्मैश होता है जब बहुत ज्यादा ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब आप जो आपका ओपोनेंट है उसके लिए ऑफेंसिव आप कर रहे हो तो उसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये लॉब हो बोलते हैं, जब हाई डिफेंसिव शॉट होता है तो उसको लॉब कहा जाता है। ये सारे टेबल टेनिस से रिलेटेड वर्ड्स हैं जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ट्रॉफीज की बात करें तो इंटरनेशनल जो ट्रॉफीज होती है वो स्वेथलिंग कप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा भी गया है। स्वेथलिंग कप बोलते हैं, शायद मैंने बताया भी है पार्ट नंबर 5 में ही या 6 में ही। स्वेथलिंग कप जो होता है मेंस का होता है। स्वेथलिंग कप जो होता है पुरुष का टेबल टेनिस होता है। वहीं फीमेल वाला भी मैंने बताया है, वो फीमेल वाला जो वो बोलते हैं उसको कोरबिल कप बोलते हैं। हाँ, कोरबिल कप। ठीक है। हाँ, कोरबिल कप उसको कहा जाता है। कोरबिलोन इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं हकोर बिल, हकोर बिलन, हकोर बिलन कहते हैं। और इसको कॉर्बिलन इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो एच जो है वो एक्स्ट्रा इसमें यूज किया जाता है। तो ये दो ही सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। भारत में बात करें तो यहाँ पे कौन सा कप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जया लक्ष्मी जो कप है वो वुमेन्स के लिए आता है, जया लक्ष्मी कप वुमेन्स के लिए। उसके बाद बरना, देखो मेंस वाला जो आता है उसको बोलते हैं
बरना ब्लैक बरना ब्लैक कप जो मेंस वाला है, और फीमेल वाला है उसको बोलते हैं जया जया लक्ष्मी। जया लक्ष्मी कप इसको कहा जाता है। रामानुजम ट्रॉफी मेंस का ही होता है। रामानुजम चैलेंज ट्रॉफी भी इसी का है। उसके बाद ट्रेवेनस कप, ये भी इंडिया का है, तो याद रख लो। ट्रेवन कोर कप, ट्रेवन कोर जो कप है वो इसी से रिलेट करता है। भारत के प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी की बात करें तो आपको याद रखना है अचंता अचंता सराथ कमल। अचंता सराथ कमल आपको याद रखना है। ये जो है वो लीजेंड है इंडियन टेबल टेनिस के। लिख लो, अचंता शरत कमल। अचंता शरत कमल जो है वो भारत के लीजेंड है टेबल टेनिस को लेकर। उसके बाद मनिका बत्रा आ गई। मनिका बत्रा, तो ये आपको याद रखना है, ये दो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पेले जो है वो किस खेल से रिलेट करते हैं, तो वो रिलेटेड टू फुटबॉल। पेले जो हैं वो किस खेल से संबंधित है, तो वो फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल की हम बात करें तो फुटबॉल के कौन कौन से कप हैं जो आपको याद रखना है। तो फुटबॉल में सबसे पहला आता है संतोष ट्रॉफी हो गया, डुरंट डुरंड कप हो गया, रोबर्स कप हो गया, सुब्रतो कप हो गया, कोप्पा अमेरिका हो गया, मार्डेकेमा कप हो गया। तो ये सब आपको फुटबॉल के जो कप्स होते हैं उनको आपको याद रखना होता है। पेले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं। पेले ब्राजील के खिलाड़ी थे। उन्होंने तीन जो फीफा वर्ल्ड कप है उनको जिताया था, 1958 वाला, 1962 वाला, 1970 वाला। इनको जो ब्लैक पियर्ल भी कहा जाता है, काला मोती भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लैक थे ना, तो ब्लैक पर्ल इनको कहा जाता है, काला मोती इनको कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत अजीब सा सवाल है, ऐसा सवाल पूछेगा तो कभी नहीं किसी से बन सकता है। ये पूछ रहा है कि मेंस में जो डिस्क फेंकते हैं, डिस्क फेंकने वाला एक खेल होता है, तो उस डिस्क का जो रेडियस हो रहा है, ये वेट पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है, उस डिस्क का वेट कितना होता है। तो ऐसे सवाल बहुत डिस्कस थ्रो जब होता है तो उसमें डिस्कस थ्रो करने में थ्रो करने वाला जो वेट होता है उसका वेट कितना होता है यही पूछ रहा है। तो वो 2 केजी होता है। और वुमेन्स वाले में कभी पूछ लिया जाए, अभी पूछा गया है, दैट्स वाई आपको याद भी रखना पड़ेगा। 1 केजी वुमेन्स वाला का होता है और मेंस वाले का 2 केजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था, तो ये 1962 में शामिल किया गया था। चाइना भारत का युद्ध इसी समय हुआ था। तो ऐसे भी करके आप रिलेट कर सकते हो। एशियन गेम जो है वो इंडिया जो है वो गोल्ड मेडल फुटबॉल में जीता था 1962 में। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि बैडमिंटन को 1962 में जो है वो शामिल किया गया था। तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो जाता है बैडमिंटन से रिलेट करके। बैडमिंटन में थॉमस कप जो आता है वो थॉमस कप आता है मेंस का, जो कि इंडिया ने जीता था 2022 में। उसी तरह से उबेर कप जो आता है वो महिलाओं का बैडमिंटन से रिलेट करता है। सुबी रमन कप जो है वो मिक्स्ड कप होता है। उसके बाद योनेक्स कप जो है वो इसी से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है, तो अपूर्वी जो चंदेला है वो शूटिंग से संबंधित है। करंट अफेयर का सवाल है, ऐसा नहीं है कि अलग कुछ है। तो ये निशानेबाजी है, बस इतना याद रख लो। लूसी ब्रांज का संबंध किस खेल से है, तो लूसी ब्रांज का जो संबंध है वो इंग्लैंड की महिला फुटबॉलर थी। तो ये सब याद करने की आवश्यकता है नहीं, ऐसा पूछा जाता है तो बहुत समस्या है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट है, ये याद करने की आवश्यकता है आपको। उसेन बोल्ट जो है वो जमाइका के हैं। जमाइका का है, तो वेस्ट इंडीज का जो है वो एक आर्किपेलेगो जो वेस्ट इंडीज है ना, वहीं पे एक जो है वो कंट्री है जिसको जमाइका बोला जाता है, एक द्वीप है जमाइका। ये जो है इनका रिकॉर्ड है 100 मीटर में कितना, 100 मीटर की जो दौड़ होती है जिसको स्प्रिंट बोलते हैं, छोटे दौड़ जो होते हैं ना उनको स्प्रिंट कहते हैं, तो वही स्प्रिंटर टाइप में ये है। 100 मीटर की दौड़ इन्होंने दौड़ा था 9 सेकंड, 9.58 सेकंड में, 9.58 सेकंड में। और 200 मीटर का इनका दौड़ जो था, स्प्रिंटर ये है ना, तो 200 मीटर का यह दौड़ जो था वो था 19.19 सेकंड में, जो कि इनका रिकॉर्ड है। ठीक है, इनका रिकॉर्ड है, ये ध्यान रखना है। ये उसेन बोल्ट हो गए और ये स्प्रिंटर थे। तो स्प्रिंटर मतलब छोटी दौड़ करने वाला, तेज दौड़ने वाला।
लेकिन वहीं दूसरा आता है, एक मैराथन आता है जो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दौड़ता है, तो वो अलग चीजें हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि महिलाओं के गोले जो शॉटपुट आप फेंकते हो, तो उस शॉटपुट में उसका वजन कितना होता है। देखो अजीब अजीब सा सवाल पूछा रहा है, ऐसा भी याद रखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए होता है, महिलाओं जो यूज करती है वो 4 kg का होता है, और मेंस जो यूज करते हैं वो याद रखना 7.26 kg का होता है। तो 7 kg भी आ जाएगा, तो उसको आप टिक करके निकल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है। तो ऑलरेडी हमने बताया है कि बैडमिंटन से संबंधित है। रहमतुल्लाह कप हो गया, सुधी रमन कप हो गया, ये सारा जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। और ये पुरुषों की राष्ट्रीय टीम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। नेशनल जो चैंपियनशिप है उनसे जुड़ा हुआ है। थॉमस कप, उबेर कप, सुबी रमन कप, योनिक्स कप, ये सारा जो है वो बैडमिंटन से ही रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी, संतोष जो ट्रॉफी है वो किससे है, तो फुटबॉल से है। और फुटबॉल का मैंने ट्रॉफी ऑलरेडी आपको बताया है। संतोष ट्रॉफी हो गया, डुरंड कप हो गया, रोवर कप हो गया, सुब्रतो कप हो गया, कोपा अमेरिका हो गया, मार्केंडा कप हो गया। तो ये सब फुटबॉल वाले आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन टीम अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये करंट अफेयर का सवाल है, अभी रिलेवेंट नहीं होता है। ये 2019 में मिला था, किसको, तो पीटी उषा को मिला था। ठीक है। पीटी उषा है, उनको ये अवार्ड जो है वो मिला था। तो करंट अफेयर का सवाल है। बाकी पीटी उषा के बारे में आपको याद रखना है कि ये इनको क्या कहा जाता है, तो इनको पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। पयोली एक्सप्रेस इनको कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और करंट में इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, इसके ये प्रेसिडेंट है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नॉट इंटरनेशनल, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट है। तो ये ध्यान रखना है पयोली एक्सप्रेस के बारे में, आंध्र प्रदेश की थी। तो पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैरी कॉम किससे संबंधित है, तो बॉक्सिंग से संबंधित है। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस भी किया है, मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। इनकी जो बुक है वो बुक कौन सी है, तो अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल इनकी किताब है। तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई। ऑलरेडी हमने काफी डिटेल से जितने भी सीएपीएफ थे, जितने भी अदर जो सुरक्षा से संबंधित, जो पुलिसिंग से संबंधित था, सब हमने डिस्कस किया है। तो ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये 77 में हुआ था। ठीक है। 77 में हुआ था, तो आपको ये ध्यान रखना है। 1 फरवरी 1977 को ये जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। लेकिन औपचारिक रूप से यदि हम बात करें, तो वो 1978 से ही इसको जो है वो अधिनियम के द्वारा, 1978 का जो एक्ट है उसके द्वारा ही मनाया गया है। दैट्स वाई इनको ना 1 फरवरी को ही जो है वो तटरक्षक दिवस जो है वो, कोस्ट गार्ड दिवस जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि 1 फरवरी 1977 को ही आया था। लेकिन इंप्लीमेंट किया गया था 1978 को, 1978 का एक्ट है उसी के द्वारा आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मोटो है वो, उसका मोटो होता है वी प्रोटेक्ट। क्योंकि एयरफोर्स का पूछा गया है ना, तो हो सकता है कि किसी का भी पूछ ले, तो वी प्रोटेक्ट आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है ब्रो की। ब्रो मतलब नॉट ब्रदर, ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन आपको ये पूछा है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उसको स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। इसका जो काम होता है वो, मेन इसका काम होता है वो NHAI। NHAI जो है वो नॉर्मल हमारे यहाँ रोड्स बनाती है। ठीक है। ये जो है वो हमारे यहाँ नॉर्मली रोड कौन बनाता है, तो NHAI बनाती है। लेकिन लेकिन इसके जो बॉर्डर के अराउंड जो रोड बनवाना होता है वो कौन बनाएगा, तो वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। अब इसका पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये ब्रो जो है वो काम करेगा, तो ये काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये जो है वो पहले काम करता था किस मिनिस्ट्री में, पहले काम करता था मोर्थ में। लेकिन अब जो है वो, ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये काम करता है। पेरेंट मिनिस्ट्री जो यदि ब्रो की है, तो वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है। तो ब्रो ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, तो ब्रो अपना स्थापना दिवस मनाती है 7 मई को। 7 मई को ये स्थापना दिवस मनाती है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सीमा सड़क भवन नई दिल्ली में है। ये इसका पेरेंट मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है।
2015 से पहले ये जो था वो सड़क परिवहन और मार्ग मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब ये जो है वो पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय है उसके अधीन आता है। इसका मेन काम होता है बॉर्डर एरिया में जो रोड्स हैं उनको बनवाना, और जो पड़ोसी देश होते हैं पड़ोसी देशों में सड़क, पुल और सुरंगों का निर्माण एवं उनका रख रखाव भी करना इसका जो है वो काम होता है। इसके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उसको लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन अभी हैं रिसेंट के हिसाब से, ब्रो के जो 28वें महानिदेशक हैं, जिन्होंने सितंबर 2023 में अपना पदभार जो है वो संभाला था। कुछ रिकॉर्ड्स की हम बात करें कि ब्रो ने क्या क्या किया है, क्या कुछ काम ब्रो ने किया है जो ब्रो को बहुत ऊपर लेके जाता है, तो उमलिंगला पास जो है ना, उमलिंगला पास आपको पता होगा। उमलिंगला, उमलिंगला पास अलग से नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। उमलिंगला है, उमलिंगला जो है ना वो कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। ये लद्दाख में प्रेजेंट है, और यह जो रिकॉर्ड क्या है, तो ये रिकॉर्ड है कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटरयान जो रोड है वो बनाया है किसने, ब्रो ने। तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड, हाईएस्ट मोटोरेबल रोड जो है वो ब्रो ने बनाया है, जिसकी ऊंचाई जो कितनी है, तो 19,024 फीट जो है वो इसकी ऊंचाई है, जो कि हिमालय जो माउंट एवरेस्ट है उसके बेस कैंप से भी ऊंचा है, ठीक है। इसने जो बोलोविया का रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है। उसके बाद इसका दूसरा रिकॉर्ड आपको याद रखना है, अटल टनल। अटल टनल, अटल टनल जो है वो रोहतांग पास में है। सबसे पहले तो यही आपसे पूछा जाएगा, रोहतांग, रोहतांग जो दर्रा है उसमें है। अब ये रोहतांग दर्रा है जो है कहाँ, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो हाईवे सुरंग इसने बनाया है। अटल सुरंग जो क्या है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा हाईवे सुरंग है, हाईवे टनल सुरंग, हाईवे सुरंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह मनाली को लेह से जोड़ता है, कनेक्ट किसको करता है, तो मनाली टू लेह। कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद तीसरा रिकॉर्ड इसने बनाया सेला टनल बना के, सेला टनल। सेला जो टनल इसने बनाया वो कहाँ है, तो तवांग एरिया जो अरुणाचल प्रदेश का आता है, अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग एरिया आता है वहां पे इन्होंने सेला टनल है वो बनाया, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये जो है वो चीन की सीमा के पास जो है वो ऑल वेदर में कनेक्टिविटी देता है, जो कि हमें हाल ही में जो पीएम मोदी ने राष्ट्र को इसको समर्पित भी किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिनलुका टनल भी आपको याद रखना है, लद्दाख और हिमाचल सीमा पर है, और दुनिया की सबसे ऊंची जो है वो सुरंग के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि अटल टनल। यह अटल टनल का रिकॉर्ड तोड़ेगी, अभी बनी नहीं है लेकिन बन रही है। कौन सी, तो सिनकुल्ला टनल, सिनकुल्ला टनल बन रही है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बनेगी, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश की। महत्व क्या है, तो बनने के बाद यह दुनिया के सबसे ऊंची जो सुरंग है उसमें होगी, मतलब अटल टनल जो है उसका भी रिकॉर्ड इसने इसने तोड़ा है, ठीक है, ये तोड़ने वाली है। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है ना कि हर जगह कहीं ब्रो जो है वो अपना रोड वोड बनाती है ना, अपना काम करती है ना, तो उनको अलग अलग प्रोजेक्ट के रूप में नाम दिया जाता है, उनको अलग अलग प्रोजेक्ट के रूप में नाम दिया जाता है। जब से सबसे पहला आपको कभी भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट दंतक क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट दंतक क्या है, प्रोजेक्ट दंतक क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो प्रोजेक्ट दंतक जो है ना, वो भूटान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेशन के लिए ब्रो के द्वारा बनाया गया था 1961 में। तो ये जो है वो किसके लिए है, तो भूटान के लिए है। भूटान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी जो ढांचा है उसको बनाने के लिए प्रोजेक्ट दंतक जो है वो बनाया गया था। दूसरा आपको याद रखना है प्रोजेक्ट हिमांक, प्रोजेक्ट हिमांक। अब ये हिमांक प्रोजेक्ट क्या है, हिमांक प्रोजेक्ट क्या है, तो हिमांक प्रोजेक्ट जो है वो लद्दाख में बनाया है। लद्दाख में हिमांक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया। इसमें क्या है कि दुनिया की सबसे ऊंची जो सड़क है जैसे उमलिंगला है, इसी ने बनाई है, और इसे जो है वो माउंटेन टैमर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, माउंटेन टैमर्स इसको कहा जाता है। किस प्रोजेक्ट के तहत उमलिंगला पास बना है, तो प्रोजेक्ट हिमांक के तहत, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्तक आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट वर्तक। वर्तक जो प्रोजेक्ट है वो अरुणाचल से रिलेट करता है। जो सेला टनल अभी मैंने आपको बताया है वो इसी वर्तक के अनुसार ही बना है।
उसके बाद प्रोजेक्ट बीकन आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट बीकन। प्रोजेक्ट वीकन जो है वो किससे रिलेट करता है? तो प्रोजेक्ट वीकन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर जो एरिया है वहां से रिलेट करता है। कश्मीर की घाटी में जो सड़कों का रख रखाव जो किया जाता है वो इसी प्रोजेक्ट वेकन की तरह किया जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट विजयक याद रखो, प्रोजेक्ट विजयक। प्रोजेक्ट विजयक जो है वो लद्दाख का है, कारगिल जो एरिया है लद्दाख में है, ये कारगिल युद्ध के दौरान बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाया था। उसके बाद प्रोजेक्ट संपर्क याद रखो, प्रोजेक्ट संपर्क। प्रोजेक्ट संपर्क जो है वो कहाँ है? तो जम्मू एरिया का है। जम्मू, जम्मू क्षेत्र में जो पुल और सड़क बनते हैं वो इसी से बनते हैं। ठीक है। ब्रो ने भारत नहीं, उसके अलावा कई सारे भारत के जो पड़ोसी देश है ना वहां पे कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो चला रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट दंतक। प्रोजेक्ट दंतक उसने कहाँ चला रखा है? तो प्रोजेक्ट दंतक उसने भूटान में चला रखा है। तो देखो उसने क्या चला रखा है? तो प्रोजेक्ट पुष्पक उन्होंने चला रखा है। क्या चला रखा है? तो पुष्पक। पुष्पक। अब ये जो पुष्पक है उसने कहाँ चलाया? तो पुष्पक जो है वो म्यांमार में चलाया है। पुष्पक म्यांमार में, और म्यांमार में इससे कुछ सड़कें जो है वो बनाई जा रही है। तो पहला दंतक हो गया भूटान में, दूसरा पुष्पक हो गया, और तीसरा आपको याद रखना है आपको याद रखना है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में वो डेला राम जंज हाईवे बनाया है, वो इसी ने बनाया है, डेला राम जंज हाईवे। उसके बाद तजाकिस्तान में इसने क्या बनाया है? तो आईनी एयरवेज को इसने बनाया था। और अभी रिसेंट में बात करें तो लद्दाख जो है ना, पूर्वी लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा जो फाइटर एयरफील्ड जो है वो बना रहा है। कौन? वो ब्रो ही बना रहा है। अब ब्रो किस प्रोजेक्ट के तहत बना रहा है? तो उसको बोलते हैं ये जो एयरफील्ड है उसको बोलते हैं न्योमा एयरफील्ड। न्योमा एयरफील्ड। न्योमा एयरफील्ड कौन बना रहा है? तो ब्रो बना रहा है। कहां बना रहा है? पूर्वी लद्दाख में बना रहा है। क्या होगा? तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बन रहा है, जो कि चीन सीमा के बहुत ज्यादा नजदीक है। उसके बाद आपको याद रखना है हिम रक्षक। हिम रक्षक। अब ये जो हिम रक्षक है ये क्या है? तो हिम रक्षक जो है वो ब्रो ने लद्दाख में अपनी पहली हिम स्खलन रडार जो स्थापित की है ना, जो बताएगा कि स्नो जो है वो कब पिघलने वाली है, स्नो जो है वो कब उसका जो है वो पिघल जाएगी, टूट के गिर जाएगी, तो उसको ये बताएगा, और उसको हिम रक्षक जो है वो नाम दिया गया है। तो ब्रो के बारे में आई थिंक बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको पूछा रहा है कि हुज मेन फंक्शन इज टू हैव रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। कौन कंट्रोल करता है? इंपोर्ट हमको किसी दवाओं को करना है, हमको अप्रूवल देना है किसी न्यू ड्रग्स को, हमको हमको किसको क्लिनिकल ट्रायल करना है, तो इनको कौन कंट्रोल करता है? तो इन सारी चीजों को जो कंट्रोल करता है वो करता है सीडीएसओ, सीडीएससीओ, सीडीएससीओ इसको करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा, सेंट्रल ड्रग ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है वो ड्रग को कंट्रोल, रेगुलेट, इंपोर्ट, अप्रूवल, ये सारी चीजें इसी के द्वारा किया जाता है। इसको हेड कौन करता है? तो इसको हेड करता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसको हेड करते हैं, और इट वर्क्स ऑन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का कौन एग्जांपल इसमें से है? नहीं नहीं पूछा रहा है, यहाँ है। तो किसको है? रिलायंस इंडस्ट्री है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये क्या है? ये सारे के सारे जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन रेलवे जो है वो पब्लिक सेक्टर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से आंसर बनेगा। रेलवे जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, पब्लिक सेक्टर का उद्यम है, आपको यह ध्यान रखना है। बाकी जो तीनों है, टिस्को, रिलायंस, हिंदुस्तान, ये क्या है? तो ये तीनों जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा, प्राइवेट जो लोग हैं उनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तो इंडियन रेलवे जो है वो भारत का सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। भारत में यदि कोई सबसे ज्यादा रोजगार देता है तो इंडियन रेलवे ही है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, भारत ही नहीं वर्ल्ड में। तो इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सर्वत्रा जो है वो क्या है? डीआरडीओ का, तो करंट से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है।
डीआरडीओ का सर्वत्रा जो है वो क्या है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो डीआरडीओ द्वारा जो विकसित मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है उसको सर्वत्रा जो है वो कहते हैं मोबाइल ब्रिजिंग मेकिंग सिस्टम। मोबाइल ब्रिज मेकिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा सर्वत्र। तो ये हेल्प करता है आर्मी के जो टैंक होते हैं, ट्रक होते हैं, उन सबको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ठीक है, क्रॉस ऑब्स्टेकल्स लाइक अ कनाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल पूछा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो VADA-V1 करंट अफेयर का सवाल है। हीरो मोटर कोप है उसके द्वारा बनाया गया था, तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो है वो उसका संबंध किसके लिए है? उनको वो छात्रावास योजना जो है वो मिलती है, तो वो SC को मिलती है। ठीक है, बाबू जीवन राम छात्रावास योजना किसको मिलती है? तो SC को मिलती है। अब ये जो है वो कहाँ, किस मिनिस्ट्री द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है? तो ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये आता है, और SC जो लोग हैं उनके लिए ये है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जाए कि इन विच सिटी इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर लोकेटेड। ह्यूमन स्पेस के लिए फ्लाइट सेंटर जो इसरो का है वो कहाँ पे है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो करंट से रिलेट करके नहीं है ये। तो ये बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से आंसर बनेगा, बेंगलुरु में है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसरो की बात करें, इसरो को 15 अगस्त 1969 को स्टैब्लिश किया गया था। 15 अगस्त 1969 को स्टैब्लिश किया गया था। इसरो जो है उसका होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अंतरिक्ष भवन भी इसको कहा जाता है। इसका मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और इससे पहले 1962 में एक संस्था थी, इस संस्था को हम कहते थे उस संस्था को हम कहते थे इनको अस्पार। इनको अस्पार। ये जो इनको अस्पार है वो 1962 में एस्टेब्लिश किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। स्पेस के लिए कुछ अगर इंपॉर्टेंट सबसे पहले हुआ था तो यही हुआ था, इनको अस्पार। विक्रम साराभाई है, उनको फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। बाकी हमने काफी डिटेल से इन सब के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो आई थिंक कि फिर से डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो नंबर 4 या फिर 5 देखो, वहां पे काफी डिटेल से डिस्कस है। ब्रो की स्थापना फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है 1960 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस भी कर रखा है कि क्या कुछ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 1960 ब्रो है, इसके क्या क्या प्रोजेक्ट है वो सारा आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट दंतक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूटान भूटान वाला। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय आपको पूछ रहा है कि सेंट्रल रेलवे जो डिवीजन है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो सेंट्रल रेलवे डिवीजन का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बनेगा, मुंबई में। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में ही है। चर्च गेट जो मुंबई का है उसको वो जो है वो बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेंट्रल जो रेलवे का मुख्यालय जो आप देख रहे हो, CST, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्रपति शिवाजी, मुंबई में दो हैं हेडक्वार्टर रेलवे के। ठीक है, पहला जो ये हो गया मुंबई CST, और उसके बाद दूसरा जो हो गया वो होता है चर्च गेट मुंबई। ठीक है, चर्च गेट मुंबई वेस्टर्न रेलवे का ये है वेस्टर्न रेलवे। और उसके बाद सेंट्रल रेलवे डिवीजन, ये दो डिवीजन वहां पे आते हैं, तो ये ध्यान आपको रखना है। भारत में जो पूरा रेलवे डिवीजन आप देखते हो, तो रेलवे डिवीजन और रेलवे जोन दो चीजें होती हैं। तो रेलवे जोन जो भारत में है वो अभी 19 है, तो 18 प्लस 1 आप रखो। ये जो 18 है वो कोलकाता मेट्रो हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, और जो लास्ट जोन जो है वो कौन सा है? लेटेस्ट, जो सबसे पहले, सबसे अभी रिसेंट में बना है। पहले 17 था, लेकिन उसके बाद एक बना, फिर एक बना, फिर तो ये एक नहीं, ये कोलकाता मेट्रो है। एकमात्र मेट्रो जिसको रेलवे में रखा जाता है। एक जो लास्ट वाला बना था वो साउथ कोस्ट रेलवे बना था, साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे इसको कहा जाता था। तो जो सेंट्रल रेलवे है उसका मुंबई में है, और जो सेंट्रल रेलवे हो गया उसके बाद ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में हो जाएगा। उसके बाद जो है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो अभी हमारे में आता है,
ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे है। इसके डिविजन्स भी आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से इसके डिविजन्स है। मैंने बोला 70 डिवीजन है, रेलवे डिवीजन 70 है, और रेलवे जोन जो है वो 19 है। तो सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो होता है, ईसीआर जिसको बोलते हैं, ईसीआर में इसका जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो हेडक्वार्टर इसका हाजीपुर होगा। हाजीपुर होगा। और इसके डिविजन्स कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसका सबसे पहला जो डिवीजन आता है वो आता है दानापुर। दानापुर डिवीजन हो गया, ठीक है। दानापुर डिवीजन हो गया। उसके बाद समस्तीपुर आता है, समस्तीपुर हो गया। उसके बाद धनबाद हो गया। उसके बाद जो है वो दीनदयाल उपाध्याय हो गया। दीनदयाल उपाध्याय जिसको मुगल सराय बोलते थे, डीडीयू हो गया। उसके बाद सोनपुर हो गया। तो ये सब इसके आते हैं, ठीक है। अभी जो सबसे रिसेंट वाला बना है जो मैंने आपको बताया, साउथ कोस्ट रेलवे, ठीक है। सबसे जो रिसेंट में बना है साउथ कोस्ट रेलवे, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, यही सब पूछा जाता है। तो साउथ कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम जो है वो कहाँ है, तो वो आंध्र प्रदेश में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। कोंकण रेलवे जो है वो नवी मुंबई में है। ये जो है वो पीएसयू की तरह काम करता है, पब्लिक सेक्टर जो है उसकी तरह काम करता है। टेक्निकली ये जोन नहीं है, लेकिन उसी तरह से इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप सेपरेटली भी कर सकते हो, तो 17 आप मानोगे इसको। वैसे इसको इंक्लूड करोगे तो 18 मानोगे। और एक जो है वो दिल्ली मेट्रो को मानोगे तो टोटल 19, और इसको नहीं मानोगे कोंकण रेलवे को इसके अंतर्गत, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और आप ध्यान रख लो, कौन सा ध्यान रखना है, वो आप ईस्ट कोस्ट रेलवे का याद रख सकते हो। ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है वो भुवनेश्वर में है, इसका हेडक्वार्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है, भुवनेश्वर में है। बाकी रेलवे के कई सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो 18 जोन, 19 को इंक्लूड नहीं करना है। वो वाला कौन सा है, कोंकण रेलवे को हेडक्वार्टर जो है वो नया वाला बना है, 18वां जो जोन है वो विशाखापत्तनम में बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करें कि पहला ट्रेन भारत में कब चला था, ट्रेन की बात हो ही रही है, तो पहली ट्रेन जो भारत में चली थी वो 1853 में चली थी। ये जो 53 में चली थी वो कैसी थी, तो वो मुंबई जो था, मुंबई का बोरी बुंदर नाम का जगह था। बोरी बुंदर नाम का जगह था, यहां से थाने तक गया था। तो मुंबई से थाने आप समझते हो ना, वही 34 किलोमीटर है, ठीक है। 34 किलोमीटर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें आप ये बताओ ना कि पहली बार रेल लाइन कहाँ बिछाई गई। रेल लाइन, ट्रेन चलाना नहीं, रेल लाइन पहली बार कहाँ बिछाई गई, ये आपको मुझे बताना है। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है वो, पैसेंजर ट्रेन की बात करें, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है वो 3 इंजन थी उसमें। इसको पहले इंजन को बोलते थे साहिब, दूसरे को बोलते थे सिंध, और तीसरे को बोलते थे सुल्तान। साहिब, सिंध, सुल्तान। तो ये फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी जो कि 3 इंजन को लेकर चलती थी। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो कौन सी, तो वो डेक्कन क्वीन थी। डेक्कन क्वीन थी, मुंबई से पुणे तक चली थी डेक्कन क्वीन। फर्स्ट मेट्रो जो है वो कौन सा चला था, तो वो कोलकाता मेट्रो चला था। कब चला था, तो 1980 में चला था, 1980 में चला था। फर्स्ट सोलर पावर स्टेशन कौन सा है, फर्स्ट सोलर पावर स्टेशन कौन सा है, तो वो जो है वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन असम का, ठीक है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन असम का। आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो हुबली हो जाएगा। हुबली 1507 मीटर के आसपास है। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हो जाएगा तो चिनाब आपको ध्यान रखना है, जो कि अभी चिनाब नदी पे बना हुआ है, हाल ही की बात है। और लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट बोला जाए तो विवेक एक्सप्रेस जो है वो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक जाती है, कवर करती है 4200 किलोमीटर के आसपास। ओल्डन ओल्डेस्ट वर्किंग लोकोमोटिव जो है वो फेरी क्वीन है, जो 1955 से अभी तक चली आ रही है, तो फेरी क्वीन हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत जो भारत सरकार जो है उसका रेलवे का जो मोटो है वो क्या है, तो मोटो है एलिफेंट गार्ड होल्डिंग अ लैंटेन। एलिफेंट गार्ड होल्डिंग अ लैंटेन, जिसको बोलते हैं भोलू।
भोलू याद आपको रेलवे के लिए रखना है। भारत में यूनेस्को के 4 रेलवे हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। पहला जो है वो कौन सा है, तो पहला है यूनेस्को का दार्जिलिंग दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जिसको 1999 में शामिल किया गया था। दूसरा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है मुंबई। ये जो है वो 2004 में शामिल किया गया था। तीसरा जो है वो नीलगिरी रेलवे आता है। नीलगिरी रेलवे तमिलनाडु, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला की जो पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, उसको नीलगिरी कहा जाता है। ये जो है वो 2005 में बना था, वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को का आया था। और चौथा जो है वो कालका शिमला बनी थी। कालका शिमला जो रेलवे है वो कब बनी थी, तो वो 2008 में बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में कुछ रेल कोच फैक्ट्रीज की हम बात करें, रेल कोच निर्माण फैक्ट्रियों की बात करें, तो सबसे पहला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपको याद रखना है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये जो है वो कोचेज बनाती है, रेल के जो डब्बे होते हैं उनको बनाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो पराम्बुर है। पराम्बुर कहाँ है, पेराम्बूर कहाँ है, तो पेराम्बूर तमिलनाडु में है, याद रखिए। चेन्नई में भी बनता है। तो ये दो हो गया इसके लिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए। उसके बाद रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, रेल कोच फैक्ट्री है वो कपूरथला में है। कपूरथला में है। अब कपूरथला कहाँ है, तो ये पंजाब में है। आप जब रेलवे में यात्रा करें तो देखें, मोस्ट ऑफ द जो आपको वैगन्स मिलेंगे, बॉडी जो मिलेंगे, उनकी बोगियां मिलेंगी, वो कपूरथला में ही बनाई जाएगी। उसके बाद मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। तो ये जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है वो क्या है, तो ये रायबरेली में है। राय बरेली कहाँ, यूपी में रायबरेली में है, याद रखिएगा। चौथा आपको याद रखना है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क ये जो है वो कहाँ है, तो ये जो है वो चितरंजन वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोज बनते हैं। ये जो है वो वेस्ट बंगाल में है और यहाँ पे बनते क्या है, तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लोकोज यहाँ पे बनता है। उसके बाद पांचवा याद रखना है बनारस लोकोमोटिव वर्क। बनारस लोकोमोटिव वर्क आपको याद रखना है, ये वाराणसी में है। ये वाराणसी में है। पुराम्बुर के बारे में याद रख लो कि यहाँ पे जो है वो वंदे भारत के कोचेज बनते हैं। वंदे भारत के जो कोचेज हैं, वंदे भारत जो ट्रेन है उनकी कोचेज जो है वो कहाँ बनती है, कभी पूछा जाए तो वो पुराम्बुर में ही बनती है। तो आई होप कि आपको मैंने सारी चीजें क्लियर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कई बार पूछा गया है। नेशनल की बात बोल रही है तो नेशनल कटक में हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी इंटरनेशनल का पूछा जाए तो वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। मनीला में फिलीपींस की राजधानी है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये मनीला में जो हेडक्वार्टर है इसका रीजनल हेडक्वार्टर भी तो होगा। रीजनल हेडक्वार्टर भारत में इसका कहाँ है, तो वो वाराणसी में है। वाराणसी में इसका रीजनल हेडक्वार्टर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की हम बात करें कि कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है पोटैटो से रिलेटेड जब भी आपसे पूछा जाए, पोटैटो रिसर्च को लेकर, पोटैटो को लेकर, आलू को लेकर तो ये पूछा गया है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ये कहाँ है, ये शिमला में है। पहले ये पटना में था लेकिन शिफ्ट कर दिया गया इसको शिमला, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद टोबैको से रिसर्च को लेकर पूछा जाए तो टोबैको का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो आंध्र प्रदेश में होता है। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहीं आंध्र प्रदेश में होगा, तो कहाँ है, राजमुंदरी में। राजमुंदरी में। तो ये दूसरा याद रखना है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा शुगर केन। शुगर केन मतलब जो गन्ना होता है उससे पूछ रहा है, तो गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यूपी में होता है। तो ये इसका कानपुर में हो जाएगा। कानपुर में इसको हेडक्वार्टर हो जाएगा। चौथा जो आपको याद रखना है वो लेदर को याद रखना है। लेदर जो चमड़े हैं, चमड़े की जो चीजें इस पे जो रिसर्च होता है वो कहाँ है, तो वो चेन्नई में है। चेन्नई में जो है वो लेदर को लेकर रिसर्च होता है। पांचवा जो है वो ड्रग रिसर्च कहाँ होता है, ड्रग को लेकर रिसर्च जो है वो कहाँ होता है, तो ड्रग को लेकर जो रिसर्च होता है वो लखनऊ में होता है, लखनऊ में। छठा जो है वो डेयरी को लेकर, तो डेयरी आपको देखो दूध कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो होगा तो गुजरात आपके लिए आंसर। लेकिन आपको ध्यान रखना है करनाल, करनाल जो है वो ड्रग रिसर्च को लेकर है। सातवां आपको याद रखना है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है, तो वो देहरादून में है। देहरादून में है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद आठवां आपको याद रखना है
वो सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है वो धनबाद झारखंड में है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी ये जो है वो गुलमर्ग में है। गुलमर्ग कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अभी जो है वो हल्दी बोर्ड कहाँ बनाई गई है? करेंट अफेयर का सवाल है, बीपीएससी में पूछा भी गया है। तो आप मुझे बताओ कि हल्दी बोर्ड कहाँ बनाया गया है, कमेंट में आप मुझे बताओ, ठीक है? आपको ये बताना है। अभी मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताता हूँ कि कौन से रिपोर्ट्स जो है वो सा पब्लिकेश कौन पब्लिश करती है, ये पूछा जाता है। तो पहला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो आईएमएफ के द्वारा होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो निकालती है। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो क्या निकालती है? तो पहला हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। दूसरा हो गया ग्लोबल फिनांस स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये भी आईएमएफ के द्वारा ही आता है। दूसरा आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जो है वो वर्ल्ड बैंक निकालती है। उसके बाद वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा आता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है वो यूएनडीआई के द्वारा आता है। उसके बाद जेंडर गैप रिपोर्ट जो आती है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आती है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो इंडिया में आती है वो आरबीआई निकालती है। उसके बाद नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आती है वो नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा रहा है कि सरसों को लेकर, सरसों जो होता है, मस्टर्ड जो होता है, उसको लेकर रिसर्च जो सेंटर है वो कहाँ है? तो सरसों को लेकर जो सेंटर है वो सेवर भरतपुर राजस्थान में है। राजस्थान, राजस्थान का जो जगह का नाम है वो कौन सा है? तो वो सेवर नाम की जगह पे है। अब सेवर जो है वो किस जिले में है? तो ये जो है वो भरतपुर जिले में है। भरतपुर जो वहां का जिला है उसमें है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वो रबी क्रॉप में आती है, सरसों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो वनस्पति सर्वेक्षण से जब भी पूछा जाए तो बीएसआई आपसे पूछा जा रहा है। बीएसआई आपसे पूछा रहा है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो है वो कोलकाता में है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। मैनग्रोव से भी आप जोड़ के ऐसे आप याद रख सकते हो। इसको 1890 में फॉर्म किया गया था। 1890 में इसको फॉर्म किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है कि HUDCO क्या है? HUDCO तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेशन। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी यहां से आंसर बनेगा। ये पब्लिक सेक्टर का अंडरटेकिंग जो मिनी रत्न कंपनीज होती हैं उनमें से एक है, ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है वो कहाँ है? तो ये जो है वो शिमला में है। ये जो है वो कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ये शिमला में है। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसी शिमला में पोटैटो रिसर्च को लेकर भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शिमला में जो राष्ट्रपति निवास होती है, जिसको जिसको वाइसराइंग लॉज कहते हैं, जब उन्होंने बनाया था, अंग्रेजों के टाइम ही बना था ये सब। तो आपको ये ध्यान रखना है। लॉर्ड डफिन के द्वारा ये बनाया गया था। डफरिन, नॉट डफिन। लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो राष्ट्रपति निवास है जो शिमला में था, जिसको जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है वो समाचार पत्रों की प्रसारण संख्या का प्रमाण करती है, सर्टिफाइड करती है? सर्कुलेशन फिगर ऑफ द न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर जो है वो कितने छप रहे हैं। तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ये करती है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के द्वारा किया जाता है। समाचार पत्रों की प्रसारण संख्या यही निर्धारित जो है वो करती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज अभी बड़ोदरा में है। बड़ोदरा में, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है, जिसको अब जो है वो भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी कहते हैं। नेशनल नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे इसको कहा जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे बड़ोदरा में, ठीक है। रेलवे स्टाफ कॉलेज पहले इसको कहा जाता था। बिल्डिंग जो है वो प्रताप विलास प्लेस है। प्रताप विलास प्लेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर पूछा रहा है। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर
पूछा जा रहा है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आईआईबीआई, तो ये कोलकाता में है। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, कोलकाता। ये जो है वो क्लोज हो गया था 2012 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सवाल है उसकी बात करते हैं कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा जो है वो नहीं दिया गया है। महारत्न का दर्जा जो है वो नहीं दिया गया है, इसकी बात आपसे पूछा जा रहा है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, वो महारत्न कंपनी जो था वो नहीं था, लेकिन कब? अक्टूबर 2024 से पहले, अक्टूबर 2024 में एचएएल को 14वीं जो महारत्न कंपनी है उसके रूप में दर्जा मिल गया है। ठीक है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन पहले का था, दैट्स वाई हाल के साथ जाना होता है, लेकिन अभी हाल को भी 2024 में मिल गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी 14 महारत्न कंपनियां हैं और उनमें एचएएल भी शामिल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भी शामिल है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? आपको दिया हुआ है इंस्टीट्यूशन के नाम। अब इसमें से पूछ रहा है कि सबसे पहले किसको हुआ था, तो आप देख लो कि किसको हुआ था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे आपसे पूछा रहा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जो बॉम्बे है, बम्बई विश्वविद्यालय है, ये बम्बई विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था कब? तो सबसे पहले 3 इंस्टीट्यूट ही बने थे, जो बम्बई, कोलकाता और मद्रास, 3 इंस्टीट्यूट, तीनों को 1857 में ही बनाया गया था। तो सबसे पहला तो बम्बई आ गया। उसके बाद आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। बीएचयू जो है उसको कब बनाया गया था? तो बीएचयू को 1916 में बनाया गया था। बीएचयू को 1916 में बनाया गया था। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एएमयू जिसको बोलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो 1920 में बनाई गई थी, 1920 में। बीएचयू जो है वो 1916 में। उसके बाद जो आपको सागर यूनिवर्सिटी मिल रही है वो बनाई गई थी 1946 में, 1946 में। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता जैन 1857 में बना था, जो कि स्लाइटली ओल्डर देन बॉम्बे, बॉम्बे वाले को जुलाई 1857 में बनाया गया था। कभी ऐसा भी पूछ लिया जाए कि 57 में ही कंफ्यूज करें, तो सबसे पहले आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, क्योंकि इसको जैन 1900 जनवरी 1900 1857 में बना था। और उसके बाद जो है वो बना था कौन? तो बॉम्बे कॉलेज बना था, बॉम्बे विश्वविद्यालय बना था जुलाई 1857 में, तो याद आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है? तो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑलरेडी हमने बताया है, वो देहरादून में है। ऑप्शन नंबर बी यहां से आंसर बनेगा, देहरादून, फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है वो ग्रेको रोमन आर्किटेक्चर के लिए इसकी जो बिल्डिंग है वो फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनईएफए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसको कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, इसको 1972 में यूटी बनाकर अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश जो है वो नाम दिया गया था कब? 1972 में। और क्या कर दिया गया था? इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। और इसको स्टेट का दर्जा जो है वो कब मिला था? तो 1987 में मिला था। स्टेटहुड जो है वो 1987 में बता था। तो आपको याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है वो अरुणाचल प्रदेश का ही पुराना नाम है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? इंडिया फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम जो है वो कहाँ है? तो ये जो इंसेक्ट म्यूजियम है वो 2018 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। लेकिन ये जो है वो स्टैटिक भी बन जाता है, तो इस कारण से आपको कोयम्बटूर भी याद रखना पड़ेगा, कोयम्बटूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि भारत में पहला एम्स जो है वो कहाँ खुला था? तो भारत में पहला एम्स जो है वो 1956 में खुला था। और कहाँ खुला था? तो वो न्यू दिल्ली में खुला था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, एम्स एक्ट 1956। कभी भी आपसे एक्ट भी पूछ लिया जाए तो एम्स एक्ट 1956 आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो नव नालंदा जो बिहार है यहाँ पे क्या होता था? तो यहाँ पे पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर रखना है, नव नालंदा बिहार पाली अनुसंधान और बौद्ध अध्ययन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है कहाँ? तो नालंदा बिहार में है। ठीक है, नालंदा
महाविहार के बारे में कुछ डिटेल फैक्ट भी आप जान लो। ये देखो, नव नालंदा महाविहार की मैं बात कर रहा हूँ, नव नालंदा महाविहार। तो इसके बारे में क्या जानना है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1951 में। ठीक है, 1951 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसको एस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, तो भिक्खु जगदीश कश्यप, भिक्खु भिक्खु जगदीश कश्यप, भिक्खु जगदीश कश्यप के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। आधारशिला उस समय के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा आधारशिला इसकी रखी गई थी। ठीक है, फाउंडेशन इसने रखा था। ये जो स्थान है जहां पे नालंदा विश्वविद्यालय था, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के जो खंडहर हैं, उसी के पास जो इंद्र पुरुषकरणी झील है, उसी झील के जो दक्षिणी तट है, वहां पे ये इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया गया है। इसकी हम करंट स्टेटस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था एग्जाम में। 2006 में जो है इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है वो मिल चुका है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन ये काम करता है। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम यदि कुछ रहा है तो पहली बार इसने जो त्रिपिटक ग्रंथ होते हैं बौद्ध धर्म के, उसको इसने देवनागरी लिपि में कन्वर्ट किया था, देवनागरी लिपि में इसको कन्वर्ट किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो चीन से प्राप्त हिंसांग की खोपड़ी है ना, उसको भी, जो रेलिक उसको खोपड़ी को बोलते हैं, उसको भी यहाँ पे रखा गया है। देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी और नव नालंदा महाविहार दोनों में डिफरेंस है। नव नालंदा जो महाविहार है उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1951 में। लेकिन कभी आपसे नालंदा यूनिवर्सिटी पूछा जाए तो प्राचीन वाला तो अलग है ही, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था उसको एस्टेब्लिश। लेकिन नया वाला जो है ना वो 2010 में बना है। नालंदा यूनिवर्सिटी नया वाला 2010 में बना है, जो कि सेंट्रल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी आप पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा विषय आप पढ़ सकते हो यहाँ पे आकर। लेकिन जो नव नालंदा विहार है उसका मेन फोकस पाली और बौद्ध अध्ययन ही था। ठीक है, पाली और बौद्ध अध्ययन ही था। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, बाकी कभी और डिटेल से हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा रहा है कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो सेबी हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, वहां पे है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है वो वहां पे उसका हेडक्वार्टर जो है वो सेबी का है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। ठीक है, ये मनी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सेबी के कंट्रोल में ही आती हैं। सेबी जो है वो 1988 में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का जो मिला था दर्जा, वो मिला था 1992 में। तो इतना आपको अभी के लिए ध्यान रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिक औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस जो है इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में रेडिएशन रिसर्च पर इसका मेन काम होता है, वर्क करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है, देहरादून में है। देहरादून में है तो फिर से इसको डिस्कस करने की आवश्यकता है नहीं। नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान ऑलरेडी नई दिल्ली डिस्कस कर लिया है हमने। ठीक है, तो नई दिल्ली हमने इसको डिस्कस कर लिया है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप यहाँ पे खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है नहीं। तो आई थिंक कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। हमने पार्ट नंबर 7 में जो 350 क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो आएगा ना उसमें मैं इसको कंप्लीट करूंगा। 8वां जो पार्ट इसका आएगा वहां पे मैं 50 क्वेश्चन यहाँ से और 22 क्वेश्चन और जो है उनको कंप्लीट कर लूंगा। तो यहाँ पे आपका पूरा स्टैटिक जीके जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं जो इकोनॉमिक्स है, एसआई में जो भी पूछा गया है इकोनॉमिक्स, एसआई मतलब बीपीएसएससी प्लस बिहार पुलिस जो होती है ना, सीएसबीसी, इन दोनों को मैं कह रहा हूं, इन दोनों में जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सबको डिस्कशन होगा। और इकोनॉमिक्स के आई थिंक 200 प्लस जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसका भी 4 पार्ट या 5 पार्ट जाएगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।